टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं उसका ये आज का वीडियो का क्लास है, जिसमें क्या है दक्षिण भारत का इतिहास है, संगम काल के रूप से भी हम लोग पढ़ते हैं ना। तो इससे पहले हम लोग जो लगातार कंटिन्यू हम लोग का क्लास चलते आ रहा है ना, उसे 12वां 13वां क्लास होगा आज का, है ना। तो आप लोगों ने अगर पहले का सारा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट बना दिया गया, उसमें जाके देखें। और विथ घटना चक्र का एमसीसी सॉल्व किया गया, चैप्टर पढ़ाया गया है थ्योरी क्लास, उससे रिलेटेड घटना चक्र का चैप्टर वाइज है एमसीक्यू भी कराया गया है। आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है तो दक्षिण भारत का इतिहास, है ना। तो दक्षिण भारत का इतिहास में क्या है तो संगम काल। तो दक्षिण भारत में उस समय का काल जो था, कृष्णा नदी के दक्षिण में मूलतः 3 राजवंशों का काल शासन चल रहा था। तो पहला कौन था तो चोल, है ना। चोल का राज्य चिन्ह क्या था तो बाघ था, है ना। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आता है। उसका दूसरा कौन था तो पांड्य, है ना। पांड्य का राज्य चिन्ह क्या था तो मछली, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चेर, है ना, चेर का राज्य चिन्ह क्या था तो धनुष था। तो आप लोग पोजीशन देख सकते हैं, मैप के थ्रू दिखाने का कोशिश किया है ना। तो चेर का कहाँ पे देखिए, इस तरह से चेर है ना, पांड्य और कौन तो चोल। ये सब क्या था, ये सब कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी के दक्षिण में अवस्थित था, है ना। तो देखते हैं संगम मतलब होता है सम्मेलन, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, संगम मतलब होता है सम्मेलन। इसमें तमिल ग्रंथों का संकलन करने के लिए ना वो एक सम्मेलन होता था ना, उसको संगम कहा जाता था। तो संगम कह सकते हैं कि तमिल साहित्य है ना, तमिल साहित्यकारों का एक संगम होता था, जिसे क्या सम्मेलन कहते थे। तो उस समय संगम युग में 3 संगम हुए। संगम युग में तमिल साहित्य या ग्रंथों का संकलन के लिए जो सम्मेलन हुआ, तो वो 3 सम्मेलन हुआ। तो हम लोग वो तीनों सम्मेलन के बारे में देखते हैं, जो काफ़ी एग्जाम पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए तमिल ग्रंथ संगम होता है ना। तो पहला संगम या सम्मेलन, पहला सम्मेलन कब होता है तो देखिए क्या, प्रथम सम्मेलन देख रहे हैं हम लोग। तो प्रथम सम्मेलन की कहाँ पे होता है तो मदुरई, है ना। स्थान देखिए, प्रथम सम्मेलन का स्थान कहाँ पे है तो मदुरई में, ना ध्यान रखिएगा। और किसकी अध्यक्षता में तो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में प्रथम संगम का आयोजन होता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय संगम कहाँ पर होता है तो कपाटपुरम स्थान में होता है द्वितीय संगम। और किसकी अध्यक्षता में तो इसके भी अध्यक्ष कौन है तो अगस्त ऋषि है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा संगम कहाँ आता है उत्तरी मदुरई में होता है ना। और इसकी किसकी अध्यक्षता में तो नक्कीर की अध्यक्षता में, आप लोग ये ध्यान रखिएगा ना। क्वेश्चन में आता है ना, इस बार एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन कभी कभी आता ही है, मैक्सिमम टाइम, है ना। उसके बाद देखिए पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये तीनों संगम का आयोजन होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है, पहला है चेर, है ना। चेर के बारे में देखते हैं, सॉरी चोल के बारे में देखते हैं। चोल कहाँ पे अवस्थित है, हम लोग पोजीशन देख चुके हैं ना, कृष्णा नदी के दक्षिण में, है ना। तो उसके बाद क्या है, पेरियार, है ना, पेरियार और बेल्लुरु नदी के मध्य में स्थित है ना। तो ये भी एक पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें प्रमुख शासक मतलब चोल का प्रमुख शासक कौन था तो कारिकल था ना। इसकी चोल की राजधानी क्या है, राजधानी पुहार या कावेरी पटना, है ना, ये भी ध्यान रखना है। उसका क्वेश्चन कभी कभी आता है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला मतलब शासकों में कौन है ना। तो चोल है ना, चोल ने श्रीलंका पे विजय प्राप्त किया था। उससे हम चोल का शासक कौन था तो एलारा, है ना, एलारा नाम था उस टाइम, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चोल राज, है ना, चोल राज चोल मंडलम या कावेरी मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, चोल राज जो था चोल मंडलम या कावेरी मंडल के भी नाम से भी जाना जाता था ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चेर के बारे में देखते हैं। फिर देखते हैं चेर शासक मतलब प्रतापी शासक, मतलब चेर का प्रतापी शासक को था तो सेन गुटवन था ना। तो ये भी ध्यान रख लेगा। अपने शासन काल में मतलब सेन गुटवन ने अपने शासन काल में पत्नी पूजा या कनपागी पूजा का प्रथा चलाया था। ध्यान रखिएगा, पत्नी पूजा कनपागी प्रथा का प्रचलन चलवाया था ना। उदयन जेलर ने चेल के शासनों का प्रथम राजा उदयन जेलर
जेल शासकों का प्रथम राजा था ना, उदयन जेलर जेल शासकों का प्रथम राजा था। और ऐसा माना जाता है कि उदयन जेलर ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को ना भोजन कराता था ना। तो ये एक पॉइंट है, कैसा कहा जाता है ना, आप ध्यान देख सकते हैं ना। उदयन जेलर ने क्या उपाधि, कौन सी उपाधि, अधिराज की उपाधि, नाम थोड़ा टाइम हो जाता है तो तब उसके लिए सॉरी है ना। तो ये किसकी उपाधि धारण कर लेते, तो अधिराज की। उदयन जेरल ने किसकी उपाधि धारण की है, तो अधिराज की उपाधि धारण की है। हम लोग चेर देख लिए। अब चेर का क्या राज चिन्ह क्या था, तो ध्यान रखना ये सब राज चिन्ह कभी कभी आता है एग्जाम में, कोई वनडे एग्जाम होगा ना तो उसमें आ जाएगा ये एग्जाम है ना, ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पांडे है ना। पांडे का राज चिन्ह क्या है, तो पता है, देख लीजिए क्या है, मछली है ना, ध्यान रखिएगा मछली है। और ये कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था है ना। तो पहला अभिलेख है ना, पहला अभिलेख मेगानेस्थिर द्वारा मिलता है, मतलब पहला उल्लेख जो पांडे के बारे में है किसमें मिलता है, तो मेगानेस्थिर द्वारा मिलता है ना। तो शासन है ना, शासक संभवतः था स्त्रियों द्वारा चलाया जाता था ना। मतलब राजा के दरबार में जो राज दरबार में जो स्त्रियाँ जो है ना, स्त्रियाँ वो क्या अंगरक्षक होती थी है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। पांडे राजा है ना, पांडे राजा क्या नाम है, नेडियोन है ना। नेडियोन ने समुद्र पूजा प्रथा शुरू कराया था, याद रखिए। नेडियोन ने, पांडे राजा जो मतलब किस वंश के शासकों ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया, तो पांडे में से कौन, तो नेडियन है ना, याद रखिएगा। दक्षिण भारत के आर्यीकरण कराया था, किसने कराया था, तो ये याद क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने कराया, तो अगस्त ऋषि ने कराया था। हम लोग देखिए ना, अगस्त ऋषि प्रथम संगम के अध्यक्ष थे और द्वितीय संगम के भी अध्यक्ष थे। जो प्रथम संगम कहाँ हुआ था, मदुरै में हुआ था। दूसरे कहाँ हुआ था, तो कपाटपुरम में था। किसके अध्यक्षता में, तो अगस्त ऋषि के ही अध्यक्षता में हुआ था ना। तमिल देवता है ना, तमिल देवता जो है, तमिल देव पूछा, तमिल देवता कौन, तो मुर्गन है ना। मुर्गन और सुब्रमण्यम को क्या कहा जाता था, तमिल का देवता कहा जाता था है ना। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखते हैं। वीडियो जो है ना आपसे कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें ना, इससे क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन है ना। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है, संगम काल के रिलेटेड कुछ साहित्य है ना। तो साहित्य में देखते हैं तोलक पीएम है ना। तोलक पीएम क्या था, ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना क्या है, तोलक पीएम द्वारा ही इसकी रचना की गई है ना। शिल्पादिक्रम है, शिल्पादिक्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शिल्पादिक्रम किसने लिखे हैं, तो इंग्लो अधिगक ने लिखा हुआ है। उसके बाद नीति शास्त्र है ना, नीति शास्त्र कौन है, नीति शास्त्र की पहला पुस्तक क्या है, तो तिरुपरल है ना। तिरुपरल किसने लिखा है, तो लुल्लुर द्वारा लिखा गया ना। उसके बाद कुरल किसने लिखा है, तो तिरुवल्लुर है ना, यही लिखा है, तिरुवल्लुर ने ही लिखा है ना। ये तमिल का बाइबल कहा जाता है इसके है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, तिरुवल्लुर, ये इस ग्रंथ को क्या कहता है, तो कुरल को क्या किया, तमिल का बाइबिल कहा गया है ना। तो सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा इस तरह से हो गया ना, उसका ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये नोट्स मेरा खुद का बनाया हुआ है ना, डिफरेंट 2-4 बुक गाइड करके उसे इम्पोर्टेंट चीज लेके हम लोग नोट्स को तैयार कर रहे हैं, ताकि आप लोग को आसानी से कम समय में अच्छा से समझाया जा सके है ना। तो उसके बाद देखते हैं संगमकालीन शासन प्रणाली है ना। तो ध्यान से देखिएगा, संगमकालीन शासन प्रणाली जो है मूलतः क्या था, तो राजतंत्रात्मक था है ना। और ये वंशानुगत था ना, ध्यान रखिएगा। और राजा की शक्ति क्या होती है, तो सर्वोच्च होती है ना। राजा प्रजा को क्या कहता है, राजा प्रजा को क्या सर्वोपरि मानता था। राजा जो है प्रजा को ही सर्वोपरि मानता था। और शासक है ना, शासक जो है क्या, शासक ब्राह्मण मतायुनायित है ना, ब्राह्मण मतायुनायित था। और ब्राह्मणों को सर्वोच्च अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान किया गया था ना, संगमकालीन शासन व्यवस्था में ना। उस शासक जो था, संगमकालीन शासक जो हुए, वो सब क्या थे, वो सब युद्ध प्रेमी थे, मतलब युद्ध करना काफ़ी प्रिय था लोग के लिए। और वो चक्रवर्ती सम्राट है ना, चक्रवर्ती सम्राट बनने की अभिलाषा रखते थे। संगमकालीन जो शासक थे वो युद्ध प्रेमी तो थे ही, और चक्रवर्ती सम्राट बनने की अभिलाषा रखते थे ना। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये पॉइंट है ना। उसका नेक्स्ट है, नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में है ना, मनरम और प्रमुख था ना। नगरी मतलब नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन में मनरम है ना, मनरम क्या था, वो प्रमुख था। और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो
मतलब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। ग्राम ग्राम को क्या, सभा, ग्राम सभा को, है ना, जिसे क्या, अवे, अवे भी कहा जाता था, है ना। बड़े ग्राम सभा, ये तो छोटे ग्राम सभा की छोटी इकाई हो गया, और उसके बाद बड़े ग्राम सभा क्या होता है, उड़ कहा जाता था, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा है, कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो सुलो या अधिक करके आप लोग देख सकते हैं, 2 बार जरूर देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उससे आप करेंगे तो उससे आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है ना, सारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं संगमकालिक शासन, सैन्य व्यवस्था। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की, है ना, संगमकालीन शासक देखिए कितना अच्छा हुआ होगा ना। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की मूर्तियां बनाई जाती थी और उस पर उसकी नाम और उपाधियां के साथ उसमें लिखा जाता था ना, नाम और उसकी उपाधि और पद, है ना, क्या था। उसका बाद नेक्स्ट देखते हैं संगम युग, हम लोग देखे थे ना, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य के काल में संगम काल हम लोग देखे थे। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद की कुछ घटनाएं होती है ना। उसके बाद क्या होता है ना, 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, है ना, 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य में क्या होता है, दक्षिण भारत में कई कई वंशों का क्या होता है, उदय हो जाता है। मतलब वो तो संगम युग चला ही 100 से 300 वर्ष के बाद। उसके बाद का क्या होता है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के इतिहास में क्या होता है ना, कि 500 से 1200 ईस्वी के मध्य में क्या होता है, दक्षिण भारत में कई कई छोटे बड़े राजवंशों का उदय होता है। उनमें से देखिए कौन कौन राजवंश है, हम लोग एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक बारी बारी से सबको देखेंगे ना। तो उसका देखिए पहला देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला देखिए चोल जो है अपना स्थाई में तो है ही ना। चोल जहाँ पे था, कहाँ, कावेरी नदी के दक्षिण में हम लोग देखे थे ना, हम लोग देख चुके थे, जस्ट हम लोग देखे ना, कावेरी नदी के दक्षिण में है, यहाँ चोल है। चोल फिर उस चोल को कावेरी नदी के उत्तर में कौन, पल्लव हो जाता है। ये सॉरी, ये कृष्णा नदी के तट पे हो गया, ये कावेरी नदी के तट पे हो गया चोल का, सॉरी, है ना। उसके बाद कृष्णा नदी के तट पल्लव हो गया। उसके बाद देखिए गोदावरी नदी के दक्षिण में कौन आया था, तो बेगी के चालुक्य, है ना। ये ध्यान रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। ये सबका संस्थापक को आपको नाम याद रखना है मेरे लिए ना। उसके बाद देखते हैं बादामी के चालुक्य, है ना। उसके बाद राष्ट्रकूट, है ना, कल्याणी के चालुक्य, है ना। ये सब देखना है हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऊपर क्या है, कन्नौज, है ना। क्वेश्चन कभी कभी आता है कन्नौज, है ना। कन्नौज मतलब सुने होंगे आप लोग, जानते ही होंगे। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। मतलब इन शासकों में से किन किन में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध होता है, तो राष्ट्रकूट, है ना, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के बीच जो है कन्नौज पे जीत प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध होता है ना। तो ये राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव आता है और पाल की तरफ से धर्मपाल होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे ना। तो आप लोग ये पोजीशन एक बार अच्छा से देख लें और मैप बना के पढ़ने का कोशिश करें तो बहुत मज़ा आने वाला है, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा ना। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक एक करके सभी के बारे में देखते हैं। आप लोग पोजीशन ध्यान रखिएगा, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। तो हम लोग पहला देखते हैं पल्लव वंश, है ना। तो पल्लव वंश के संस्थापक, है ना। इस वंश से जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो संस्थापक आप लोग जोड़ नाम याद रखिएगा। संस्थापक का ही मेनली नाम यहाँ से पूछा जाता है, और भी कुछ पूछे जाते हैं, लेकिन संस्थापक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो पल्लव वंश का देखते हैं संस्थापक। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सिंह विष्णु, है ना। सिंह विष्णु कब, तो 575 ईस्वी में, ना, तो ध्यान रखिएगा। और ये पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी थी कांची। कांची कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। अपने साम्राज्य में, अब साम्राज्य की सीमा जो है, मतलब पल्लव जो अपने साम्राज्य की सीमा कहाँ तक, तो कावेरी नदी के तट तक विस्तार कर लेता है ना। उसके बाद ममलापुरम में, है ना, ममलापुरम में आदिबाराह मंदिर का निर्माण कराया जाता है ना। तो क्या मामलापुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण किसने कराता है, तो सिंह पल्लवों द्वारा, सिंह विष्णु कराता है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है किरातार्जुनीयम के लेखक कौन, भारवी। भारवी कहाँ रहते थे, सिंह विष्णु के ही दरबार में रहते थे ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद महेंद्र वर्मन ने मत विलास, है ना, प्रसंग की रचना की। तो महेंद्र वर्मन पूछेगा मत विलास की रचना किसने की, तो महेंद्र वर्मन ने की ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मतलब इस वंश में, कौन सा वंश में हम लोग जो देख रहे हैं, पल्लव वंश में नरसिंह वर्मन जो थे, नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए, है ना। और वातापी जीतकर वातापी कोट की उपाधि धारण की है, आप लोग ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया था ना, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया था ना, उपाधि भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेनसांग जो है, हेनसांग नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में ही पल्लव वंश की राजधानी कहाँ, कांची आया था ना, ये ध्यान रखिएगा।
उसके बाद नरसिंहवर्मन द्वितीय है ना, कांची है ना, कांची में कैलाश मंदिर है ना, नरसिंहवर्मन द्वितीय शासक बनता है। कांची में जो अपनी राजधानी थी कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है ना। तो राज सिंहेश्वर, इस मंदिर का क्या नाम, राज सिंहेश्वर है ना। द्रविड़ स्थाप कला का शुरुआत होता है ना, द्रविड़ कला शैला। हम लोग देखें भारत के दक्षिण में द्रविड़ शैली, उत्तर में नागर शैली, इसी तरह करके हम लोग देखेंगे। जब स्थाप कला का क्लास हम लोग का होगा तो हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से ना। उसके बाद दास कुमार चरित ने है ना, दस कुमार चरित के लेखक कौन है, दंडी है ना, दंडी है ना, नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में ही यह रहते थे। तो याद रखना है 10 कुमार चरित कौन है, तो दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद है बादामी है ना, बादामी या वातापी के चालुक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बादामी एवं वातापी के चालुक के संस्थापक कौन है, तो जय सिंह है। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वातापी या बादामी था ना। पुलकेशी द्वितीय है ना, पुलकेशी द्वितीय क्या इस शासक, इस वंश के, चालुक वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए ना। जिसके संबंध में जानकारी हमको किससे मिलती है, तो एरल अभिलेख से मिलती है। किसकी, तो रवि कीर्ति की एरल अभिलेख से मिलती है ना। पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करा था। ये क्वेश्चन देख लीजिए, पुलकेशी द्वितीय ने किसको पराजित किया था, तो हर्षवर्धन को पराजित किया था, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशी द्वितीय को पराजित कर पराजित किया है ना, ये भी याद रखें। नरसिंहवर्मन प्रथम ने भी पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, ठीक है। फिर नरसिंहवर्मन प्रथम ने फिर उसको किसको, तो ये पुलकेशी द्वितीय को पराजित किया था, ये ध्यान रखिएगा है ना। तो पुलकेशी द्वितीय के समय है ना बेगी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई, तो ये भी ध्यान में रखना एक है ना। और ये बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन होते, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिर। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेगी के चालुक्य वंश है ना, बेगी के चालुक्य वंश। आप लोग ने इसका संस्थापक जरूर याद रखें, संस्थापक में एग्जाम में आता है ना। तो बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो विष्णुवर्धन थे। इसकी राजधानी कहाँ थी, बेगी कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में था। कृष्णा और गोदावरी के मध्य भाग में स्थित है ना। तो हम लोग देखते हैं लास्ट इम्पोर्टेंट है ये बहुत, राष्ट्रकूट है ना, राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखते हैं। इससे क्वेश्चन तो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो दंती दुग्ध थे। इसकी राजधानी कौन थी, तो राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत थे। इसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए, तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद है ना, अमोघवर्मन, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। हम लोग देखते हैं कृष्ण प्रथम के बारे में है ना। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने, तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ना एकाशय मंदिर का निर्माण, मतलब एक ही पत्थर को तराश के है ना एकाशय मंदिर का निर्माण कराया गया था ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर राष्ट्रकूट पाल एवं प्रतिहार। हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके थे ना, राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार कन्नौज के लिए, राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष करता है ना। तो राष्ट्रकूट की तरफ से कौन था, तो ध्रुव राष्ट्रकूट की तरफ से था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इसके बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था किसके लिए, तो कन्नौज के लिए। पूछेगा कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन था, तो ये तीनों था ना। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। इसके बाद भी आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंतिम शासक, मतलब राष्ट्रकूट की वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो हम लोग जस्ट देखे कौन थे, तो कृष्ण तृतीय थे। इसी के दरबार में है ना कन्नड़ कवि रहता था जिसे क्या शांति पुराण की रचना की थी, जो शांति पुराण की रचना की थी इसी के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखिए तेलव द्वितीय क्या थे, कल्याणी चालुक्य थे। चालुक्य ने राष्ट्रकूट पर विजय स्थापित कर एक नए वंश की स्थापना की, तो याद रखना है तेलव द्वितीय तो कल्याणी के चालुक्य ने राष्ट्रकूट पर क्या किया, विजय प्राप्त कर दिया और एक नए राजवंश की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते, उसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे ना। एलोरा में एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र की गुफा में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा में कराया था। और इसमें एलोरा और एलिफेंटा का गुफा, एलोरा का गुफा जो है इसमें कितना टोटल जो है 34 गुफा है ना। तो किस गुफा में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग भी देखिएगा। तो पहला देखिए 1 से 12 तक का जो गुफा है उसमें क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। 13 से 29 जो गुफा है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। और 30 से 34 जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है ना। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, टोटल 34 है ना। उसके बाद
एलोरा गुफा का उल्लेख सर्वप्रथम फ्रांसीसी यात्री, मतलब एलोरा गुफा का उल्लेख सबसे प्रथम फ्रांसीसी यात्री क्या थेवियन ने किया था ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश। आप लोग पढ़ते हैं तो कोरिलेट करके पढ़ने सीखिए, है ना। देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश, है ना। तो अभी हम लोग जस्ट देखे क्या, तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त करके क्या एक नए राजवंश की स्थापना करती है। तो वो कौन राजवंश, तो कल्याणी के चालुक्य वंश। तो उसे देखते हैं फिर इसी में। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हुए, तो तैलव द्वितीय। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मालखेत, है ना, मालखेत या कल्याणी। राष्ट्रकूटों को पराजित कर कल्याणियों ने कौन, तैलव द्वितीय ने क्या चालुक्य वंश की स्थापना की, है ना। तो ध्यान रखिएगा। सबसे प्रतापी शासक, उसका कौन, तो इसके प्रतापी चालुक्य वंश के इसके संस्थापक सबसे प्रमुख संस्थापक कौन हुए, प्रमुख शासक कौन है, तो विक्रमादित्य सिक्स, है ना, षष्टम कहते हैं इसको, है ना। उसका मिताराक्षरा, है ना, हिंदू विधि ग्रंथ की रचना, है ना। मिताराक्षरा, है ना, हिंदू विधि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो विज्ञानेश्वर ने की थी ना। ये भी ध्यान रखिएगा। कल्याणी चालुक्य वंश के दरबार में ही ये रहते थे ना, तो ध्यान रखिएगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो जोर 2 बार देख लीजिएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह इतना अच्छा से नोट्स बना के आप लोग के पास रखा जा रहा है ना। आप लोग अगर नोट्स बना लीजिएगा ना, हमें नहीं लगता है कि फिर कभी कहीं पे कोई क्लास व्लास करने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को तैयारी के क्रम में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश। चोल वंश का काल हम लोग पहले भी देखे थे, कब से 100 से 300 ईस्वी के टाइम में देखे थे, जब संगम काल के बारे में डिस्कस चल रहे थे इसी वीडियो के स्टार्ट में। हम लोग अब ये चोल वंश देख रहे हैं, ये चोल वंश कब का देख रहे हैं, तो 500 से 1200 ईस्वी के मध्य का चोल वंश देख रहे हैं ना। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करना है कि चोल वंश वहाँ पर है और यहाँ भी पढ़ रहे हैं ना, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे उस टाइम के, तो विद्यालय थे ना। इसकी राजधानी कहाँ थी, तंजौर या तंजावुर थी ना। पल्लवों के पतन के बाद, है ना, पल्लवों के पतन के बाद तमिल क्षेत्र में कौन, चोल वंश की स्थापना हुई। तो ध्यान में रखिएगा। इसके प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। तो पहला प्रमुख शासकों में से कौन है, तो राजा राज प्रथम जो है तंजौर में क्या है, राजराजेश्वर की शिव मंदिर का निर्माण कराता है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसने कराता है, राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक कौन, तो महिम पचम, मतलब महिम फिफ्थ को वहाँ से भागने में क्या किया, मजबूर कर दिया और श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिलाया। तो क्वेश्चन देखें, श्रीलंका को चोल साम्राज्य में किसने मिला रहा है, कौन मिला रहा है, तो राजा राज प्रथम मिला रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसके बाद चोल का देखते हैं। नेक्स्ट शासक कौन बनता है, तो राजेंद्र प्रथम। चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक होता है कौन, तो राजेंद्र प्रथम, है ना। पाल शासक कौन, महिपाल को पराजित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की, यदि याद रखिए। गंगेकोट चोल की उपाधि किसने धारण की, तो राजेंद्र प्रथम ने, ध्यान रखना है ना। तथा है ना गंगेड चोलपुरम नगर की भी स्थापना करता है, किसने, तो राजेंद्र प्रथम ने अपनी और उसके बाद क्या इसको अपनी राजधानी बना लेता है ना। उसके बाद चोल संगम नामक तालाब भी बनवाता है ना। चोल गंगम नामक तालाब की भी स्थापना कराता है, किसने, तो राजेंद्र प्रथम ने, है ना। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि उसके बाद है चोलकालीन प्रशासन, है ना। नटराज मूर्ति, मतलब चोलकालीन प्रशासन, उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नटराज की मूर्ति का निर्माण जो कि किससे, कांसे की बनी थी, चोलकालीन से ही प्रारंभ होती है ना। तो ध्यान रखिएगा। और चोल को अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आए जितना बोल दिए उतना कम है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो चोल को कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। और देखिए उर, हम लोग उर देखे थे। उर क्या थे, ग्रामीण लोगों की एक सभा थी, साधारण लोग के लिए सभा, तो क्या उसे उर कहा जाता था। और सभा क्या था, ये ब्राह्मणों की एक सभा थी, है ना। उसके बाद देखिए नगरम क्या था, व्यापारी वर्ग की एक सभा होती है ना, ध्यान रखिएगा। नगरम क्या था, नगरम व्यापारी वर्ग के लिए एक सभा था, है ना। उसके बाद कावेरीपट्टनम क्या था, चोल काल में कावेरीपट्टनम क्या था, प्रमुख बंदरगाह था। हम लोग एमसीक्यू में देख रहे थे ना कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी एमसीक्यू इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं। उसके बाद चोलकालीन कर व्यवस्था देख रहे थे। कर व्यवस्था क्या था, 1/3 के रूप में वसूला जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं नगरीय प्रशासन की इकाई, हम लोग देखते हैं हर
हर वंश के बारे में पढ़े और नगरीय प्रशासन के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखे हैं किस तरह नीचे से ऊपर सीक्वेंस में नगर प्रशासन होता है ना। तो सबसे छोटा क्या होता है, कुरम। कुरम को क्या कहा जाता है, गांव। गांव कहा जाता है। उसके बाद नाडु, उसके बाद कोट्टम, उसके बाद मंडलम, प्रांत होता था ना। इसी तरह नगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो कुरम होगी। सबसे बड़ी कौन होगी, तो मंडलम होगी। ठीक, तो दक्षिण भारत का इतिहास, संगम, हम लोग संगम काल भी देख लिए, और दक्षिण भारत का इतिहास जो पूर्व मध्यकालीन भारत में आता है वो भी हम लोग देख लिए, है ना। इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर होने वाला है, तो पहले इस दक्षिण भारत के इतिहास से रिलेटेड जो MCQ घटना चक्र का बुक है उससे हम लोग पूरा MCQ देख लेंगे उसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे पाल राजवंश देखेंगे, बंगाल के राजवंश देखेंगे, जिसमें क्या पाल वंश देखेंगे, सेन वंश देखेंगे, और कश्मीर के शासक के बारे में जानकारी होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में MCQ करने के बाद, है ना। तो 1 से 2 बार जरूर देखिए ना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।